गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने क्लास में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ये टॉपिक हमारे यूनिट 4 के सेक्शन A में है। ये है सामंतवाद। हमने पिछली क्लास में सामंतवाद की चर्चा की थी, वो था यूरोपीय सामंतवाद। अभी जो हमें सामंतवाद पढ़ना है यूनिट 4 में, वो 4A में, वो हमें पढ़ना है भारतीय सामंतवाद। तो भारतीय सामंतवाद को पढ़ने के पहले हमें जानना है कि हम इसमें क्या क्या चीजें देखनी। सबसे पहले हम सामंतवाद है क्या इसको समझेंगे एक भूमिका या परिचय के माध्यम से। तत्पश्चात हम इसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे। हमारा ध्यान होगा कि इसमें क्या गुण है, इसमें क्या अवगुण है, ये कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ। तत्पश्चात हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सामंतवाद एक कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था थी जो भूमि वितरण के आधार पर निर्मित हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग एक पारस्परिक संबंध से बंधे थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य उनके अधिकृत भूमि जो राज्य द्वारा दी गई थी से ही निर्धारित होते थे। प्रत्येक व्यक्ति मालिक भी था और रैयत भी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामंतवाद भूमि के वितरण पर आधारित सामाजिक संगठन था जिसमें राजा से लेकर छोटे छोटे भूस्वामी तक सभी सेवा और रक्षा की शर्तों से बंधे हुए थे। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद है कि भारत में जिस प्रकार सामंती व्यवस्था 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक विकसित हुई उसे यूरोपीय अर्थ में सामंतवाद कहा जाए या नहीं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद की तरह नहीं था। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनके मतानुसार यद्यपि यूरोपीय तथा भारतीय सामंतवाद में कुछ भिन्नताएं हैं, फिर भी इनके बीच काफी समानताएं भी हैं। अतः इस आधार पर हम एक भारतीय सामंतवाद की बात कर सकते हैं। जो इतिहासकार इस तर्क का विरोध करते हैं कि भारतीय तथा यूरोपीय सामंतवाद की भिन्नता पर विशेष बल डालते हैं, उनका कहना है कि यूरोप में सामंतवाद को अर्धदासों पर कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त था, परंतु भारत में यह बात नहीं देखी जाती है। उनके अनुसार भारत में कुछ वैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्षण विकसित हुए हैं जो समकालीन यूरोप से मिलते जुलते हैं। जो भी मत सही है, इतना अवश्य है कि 500 से 1200 के बीच भारत में कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक लक्षण दृष्टिगोचर हुए जिसके आधार पर सामंतवाद की बात कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था में अत्यधिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण और आर्थिक स्थायीकरण विद्यमान थे। मौर्यकाल की तरह अब राजनीतिक तथा आर्थिक दिशाएं केंद्रीकरण पर आधारित नहीं रह गई थी। भारत में सामंतवाद के मौलिक तत्व मौजूद थे। शासक अपने अधिकारियों को तथा विशेष व्यक्तियों को भूदान दिया करता था और यूरोपीय सामंतों के समान हो जाते थे। यह प्रक्रिया उत्तर गुप्त काल से शुरू हुई और चालुक्य तथा हर्ष काल में काफी विकसित हुई। भारत में सामंतवाद को लेकर
आज भी विद्वानों में काफी मतभेद बना हुआ है, क्योंकि भारत में इस काल में सामंतवाद का जो प्रचलन था वो संसार के अन्य भागों में मौजूद सामंतवाद जैसा नहीं था। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे अर्ध सामंतवाद या सामंतवादी कहना उचित समझा है, किंतु रोमिला थापर ने इस मत का खंडन करते हुए लिखा है, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना व्यर्थ में सतर्क रहने की कोशिश करना मात्र है, विशेषकर जब वह स्पष्ट ही कर दिया गया है कि सामंतवाद का भारतीय स्वरूप विश्व के दूसरे सामंतवादी स्वरूप से मुख्य रूप से समान होते हुए भी कुछ रूप में उससे भिन्न है। भारतीय सामंतवाद की विशेषताएं देखेंगे। भारतीय सामंतवाद की कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं देखी जाती हैं। यहां आर्थिक अनुबंध पर उतना बल नहीं दिया गया जितना कि हम यूरोपीय सामंतवाद में पाते हैं। राजा अपने अधिकारियों अथवा चुने हुए अधिकारियों को कम या अधिक मात्रा में भूमि से मिलने वाली आय प्रदान करता था और उनकी हैसियत वही होती थी जो यूरोप में सामंती जागीरदारों की होती थी। 7वीं सदी से नगद वेतन के स्थान पर दिए जाने वाले भूमि अनुदान ने सामंती प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाया। कृषि का कार्य किसानों और आमतौर पर शूद्र द्वारा किया जाता था, जो वास्तव में भूमि से बंधे होते थे और अपनी पैदावार का एक निश्चित हिस्सा जमींदार को देते थे। सामंत राजा द्वारा मिली हुई अपनी भूमि किसानों को लगान पर उठा सकते थे, जिनसे वे एक ऐसा राजस्व वसूल करते थे जो दोनों की सहमति से निश्चित किया जाता था। इसमें राजस्व का एक हिस्सा वे राजा को भेज देते थे। जागीरदार से यह आशा की जाती थी कि वे बचे हुए राजस्व में से एक सामंती सेना रखेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उसे राजा की सेवा में भेजेगा। सामंत को अपनी लड़की का शादी राजा के साथ करने के लिए बाध्य किया जाता था। सामंत राजा के मुद्रा का प्रयोग करता था और जिन स्मारकों, शिलालेखों आदि का वह निर्माण कराता था, उन पर अपने राजा का नाम उल्लेखित कराना उसका प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इस तरह से जागीरदार का राजा के साथ घनिष्ठ संबंध था। सामंतों के बहुधा अनेक उपसामंत होते थे और इससे एक पूरी परंपरा, सामंती परंपरा बनती थी। इस परंपरा का प्रारंभ गुप्त काल के बाद हुआ, जिसका प्रभाव उस समय के शिलालेख में मिलते हैं। चाणक्य ने शिलालेख में इस सामंती परंपरा का बार बार उल्लेख किया है। अपनी भूमि से राजस्व का एक भाग राजा को नियमित रूप से देने और राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने के लिए अतिरिक्त सामंतों को कुछ अन्य दूसरे कर्तव्य भी करने होते थे। कुछ खास मौकों पर, जैसे राजा के जन्म दिवस पर उसके दरबार में उपस्थित होना आवश्यक था। अपनी संपत्ति के प्रबंध में कोई परिवर्तन करने के लिए सामंतों को राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बदले में सामंतों की उपाधि महत्व के प्रतीक जैसे सिंहासन, झंडा और एक खास धन की पालकी, कुछ बाजे आदि प्रयोग की अनुमति दी जाती थी। सामंतों की हैसियत के अनुसार उपाधियों का अंत में लगा होता था। जैसे बड़े सामंतों को महासामंत, महामंडलेश्वर आदि उपाधियां प्रदान की जाती थी और छोटे सामंतों को राजा,
ठाकुर, भोक्ता आदि की उपाधियां दी जाती थी। जब विभिन्न राज्यों में युद्ध होने लगे तो भारतीय सामंतवाद का सैनिक स्वरूप भी स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण होता गया। जब भी राजा युद्ध की घोषणा करता था तो उम्मीद की जाती थी कि सामंत अपनी इच्छा से अपनी सैनिक सेवा प्रदान करेगा। शांति काल में सामंत अपने अधिकारों को जताने के लिए समय समय पर सैनिकों की परेड का आयोजन कराता था, जिससे उसकी सैनिक शक्ति, उसकी प्रतिभा दृष्टिगोचर होती थी। सैनिकों को रखने के लिए अनेक किलों तथा छावनियों का निर्माण किया गया था। उन छावनियों और किलों में सैनिक प्रतिदिन परेड और सुरक्षा की तैयारी किया करते थे, जिसके चलते उनकी सैनिक शक्ति काफी मजबूत और सुदृढ़ मानी जाती थी। और इन्हीं दायित्वों के कारण सामंतवाद का सैनिक बल काफी मजबूत था। और इसी सैनिक शक्ति के चलते इस काल के अंत में राजपूती वंश परंपरा और राजपूत राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सैद्धांतिक दृष्टि से सामंतों को केवल भूमि का राजस्व दिया जाता था, भूमि नहीं, अर्थात उन्हें सिर्फ भूमि से राजस्व की वसूली के अधिकार थे, वह भूमि के स्थायी स्वामी नहीं होते थे। अगर सामंत अनुदानों की शर्तों का पालन करने में असमर्थ होते थे तो राज्य उनकी भूमि को जब्त भी कर सकता था। यह अनुदान एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए दिया जाता था। इसकी मृत्यु के बाद उसे दूसरी व्यक्ति को दिया जा सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। व्यवहार में एक बार जिस सामंत को जो भूमि दे दी जाती थी, उस भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का अधिकार चलता रहता था। और खासकर वैसी परिस्थिति में जब कमजोर शासक सत्तासीन होता था तो वैसी भूमि पर राजा का नियंत्रण कमजोर हो जाता था। अनुदान की भूमि को सामंत बेच नहीं सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। भारतीय सामंतवादी व्यवस्था के गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं। राजा को ताकत सामंतों से प्राप्त होती थी। साम्राज्य के अंतर्गत आंतरिक शांति और सुव्यवस्था तथा बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा का भार सामंतों पर ही था। लेकिन कभी कभी सामंत सुरक्षा के अतिरिक्त प्रशासन संबंधी कार्यों में भी सहयोग देते थे, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से वे इस कार्य में बड़े ही दक्ष होते थे। अतः राज्य का प्रशासन उन्हीं के सहयोग से सुचारू ढंग से चलता था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सामंती पद्धति का एक लाभ यह था कि इसके होने से केंद्र की प्रशासित नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। राजस्व सामंतों द्वारा एकत्रित किए जाते थे। राजस्व के अतिरिक्त उन्हें न्यायिक कार्य करने के लिए भी अधिकार प्राप्त थे और राजा की भांति वे अपने क्षेत्र में न्यायिक कार्य भी किया करते थे। सामंत वर्ग में ब्राह्मण भी शामिल थे। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान पुण्य के लिए दिए जाते थे। ब्राह्मण राजा के लिए धार्मिक कार्य करते थे और उन्हें दीर्घायु रखने के लिए और युद्ध में विजयी होने इत्यादि के लिए बलि भी चढ़ाते थे और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते थे। उनके लिए काल्पनिक वंशावली का निर्माण करते थे। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक प्रगति के लिए विशेष रूप से शिक्षा, साहित्य और कला कौशल के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है।
उनके द्वारा बहुत से पाठशालाएं कायम की गई और दरबार में उन्होंने विद्वानों और कवियों को आश्रय भी दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा साहित्य के भंडार को सुदृढ़ बनाया। सामंतों के द्वारा स्थापत्य कला में भी विशेष प्रगति हुई, क्योंकि उनके द्वारा अनेक कलात्मक मंदिरों, मठों तथा विहारों का निर्माण किया गया और उनमें कलात्मक देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया। भवनों को सुंदर चित्रकारियों से सजाया गया है। इस प्रकार स्थापत्य, मूर्ति निर्माण तथा चित्रकला के विकास में उनकी भूमिका सराहनीय कही जा सकती है। दरबार एवं मंदिरों में संगठित समारोहों का आयोजन कर सामंतों ने संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के विकास में भी योगदान दिया। उल्लिखित लाभों के बावजूद सामंत प्रणाली दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी ज्यादातर हानिकारक ही साबित हुई। देश के राजनीतिक विकेंद्रीकरण में और केंद्रीय सत्ता के अवसान अथवा पतन में सामंतों का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी सामंतवाद भारत के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। सामाजिक विषमता सामंतवाद में बढ़ती चली गई। जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के भेदभाव बढ़ते चले गए। यह वर्ग भेद भारतीय समाज को कमजोर बनाने में और उसकी एकता को नष्ट करने में काफी सहायक सिद्ध हुए। कृषकों और मजदूरों को शोषण, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर सामंतों द्वारा प्रयोग किया गया। यही कारण है कि इस काल में कृषकों एवं मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। समाज के एक सबसे बड़े बल नारियों के साथ भी सामंतों के अच्छा व्यवहार नहीं किया। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति में और भी गिरावट आई। आर्थिक दृष्टि से यह देश के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। सामंत कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के पोषक बने रहे। दूसरे शब्दों में, कृषि के अतिरिक्त उन्होंने उद्योग तथा वाणिज्य के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया और आर्थिक व्यवस्था उपेक्षित रही। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आयात तथा निर्यात की वस्तुओं पर अधिक चुंगी अथवा टैक्स, तो चुंगी की वृद्धि के चलते उनके विकास के मार्ग को रोक दिया। कृषकों को शोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला और ना तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समुचित अनुदान दिए गए। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विषमता को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय सामंतवाद में अनेक गुण और अवगुण देखे जा सकते हैं। इसका विकास जब प्रारंभ हुआ तो विद्वानों में इसको लेकर कुछ संदेह था कि यह यूरोपीय सामंतवाद से मिला हुआ रूप है अथवा यह यूरोपीय सामंतवाद से अलग है। खैर, ये तो विद्वानों की बातें हैं जो उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जब हम भारतीय सामंतवाद को देखते हैं तो यह प्रारंभ में तात्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित की गई थी, लेकिन इसका जो स्वरूप था धीरे धीरे विकसित हुआ और आगे चलकर इसमें अनेक दुर्गुण भी प्रविष्ट हुए। तो अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे। इस प्रकार हम
उपरोक्त अध्ययनों से जब इस का निष्कर्ष देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय सामंतवाद के जन्म और विकास के कारण राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से देश कमजोर होता चला गया। इन क्षेत्रों में बहुत सारी बुराइयां आती चली गईं। यही कारण था कि जब देश में अरबों और तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए तो भारतीय शासक उनसे अपने प्रतिरोध करने की काफी कमजोर दिखाई पड़े, क्योंकि उनकी सैनिक शक्ति पूर्ण रूप से सामंतों पर निर्भर थी, जिससे उनका पतन हो गया और भारत के शासक अरब आक्रमणकारियों के प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हुए, जिसके चलते उनका पतन हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस तरह से हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सामंती व्यवस्था ने भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिससे केंद्र के महत्व में कमी आई तथा प्रशासन के क्षेत्र में दक्षता भी आई। वहीं दूसरी ओर इसके कारण ही केंद्र की शक्ति का ह्रास भी हुआ तथा वह सामंतों पर पूर्णतया आश्रित होने लगी, जो देश के लिए काफी हानिकारक साबित हुई। तो इस प्रकार से हम इस विषय को, जो है हमारा भारतीय सामंतवाद, इसे यहीं समाप्त करेंगे। हमें इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि भारतीय सामंतवाद से आप क्या समझते हो, इसके गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप इसमें इसको डालिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम फिर नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।